Hello students and welcome back to my accountancy class. In the last lecture, we have started with our second chapter, that is basic accounting term, in which we have studied 4 points that were capital, drawings, liabilities, assets, and we have also seen various types of liabilities and assets. Now in this video, we are going to learn about some other terms, some other basic terms of accounting. Our fifth basic term is creditors. Creditor is a person or an institution to whom the business owes the money. हम अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान लेकर आते हैं किसी इंसान से या कोई इंस्टीट्यूशन से और उनको हमने पेमेंट नहीं दिया होता है, तो उतने अमाउंट का जो हमारी लाइबिलिटी बन रही है उस आदमी की ओर या उस इंस्टीट्यूशन की ओर, तो वो आदमी हमारा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। वो आदमी या वो इंस्टीट्यूशन क्रेडिटर होगा। ये आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ पाएंगे ज्यादा अच्छे से। तो ये है मिस्टर हर्ष और ये है मिस्टर विनय। तो मिस्टर हर्ष का बिजनेस था, हमने देखा था पिछले वीडियो में, ठीक। तो मिस्टर हर्ष ने अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदे मिस्टर विनय से। ओके, लेट्स से 10,000 का इन्होंने सामान खरीदा। अब जब ये मिस्टर हर्ष विनय के पास गए होंगे कि मुझे सामान खरीदना है ऐसा वैसा, तो उस टाइम इनके पास इतना पैसा नहीं होगा। तो मिस्टर हर्ष ने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए पे कर दूंगा आफ्टर 3 मंथ्स। आई विल पे आफ्टर 3 मंथ्स, ऐसा हर्ष ने बोला। तो विनय ने बोला ओके ठीक है, ठीक। तो इस सिचुएशन में मिस्टर हर्ष के बिजनेस के लिए जो मिस्टर विनय हैं ये क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। मिस्टर हर्ष ने विनय से सामान खरीदा पर पेमेंट नहीं की, मतलब उधार में सामान खरीदा और बोल रहे हैं 3 महीने बाद देंगे, तो मतलब विनय क्या हुए? क्रेडिटर हुए हर्ष के लिए, ठीक। चलिए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। दोज पर्सन फ्रॉम whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them are known as creditors। जिनसे हमने सामान खरीदा और सर्विसेज ली ऑन क्रेडिट, मतलब ऑन उधार, और हमने पेमेंट नहीं की, तो वो लोग होते हैं क्रेडिटर, जिनसे हमने सामान खरीदा है या जिनसे हमने सर्विसेज ली हैं। अब they are liability for the business. Creditors are liability for the business because they are the burden for us. Okay? वो क्रेडिटर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, बर्डन होते हैं, इसीलिए इनको लाइबिलिटी बोला जाता है। अब ये कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी? अब ये क्रेडिटर्स जनरली 1 साल के अंदर पे ऑफ कर दिया जाता है, ठीक। जो भी पैसा होगा तो वो 1 साल के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ मिस्टर हर्ष ने 3 महीने के अंदर अंदर इनको पेमेंट करने का सोचा है, ठीक, और कर भी देंगे। तो 1 साल के अंदर के पेमेंट्स वाले लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं? करंट लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स आर ऑलवेज करंट लाइबिलिटी। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड द टर्म क्रेडिटर्स। ओके, ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे, तो इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं? डेटर इज अ पर्सन हु ओव्स द मनी टुवर्ड बिजनेस। अब कोई और हमसे उधार में सामान खरीद के गया और पैसे नहीं दिया ऑन द स्पॉट, तो वो आदमी हमारे लिए डेटर्स हो जाएगा, ठीक। क्रेडिटर का उल्टा। अब ये मिस्टर हर्ष जो हैं, इन्होंने सामान तो खरीद लिया अपने बिजनेस के लिए, अब उन सामान को बेचेंगे ये, तो ही विल सोल्ड हिज गुड्स ऑफ ₹20,000 टू मिस आर्या, ठीक। ये एक एग्जाम्पल है। इन्होंने मिस आर्या को 20,000 रुपए का सामान बेचा और मिस आर्या के पास पैसे नहीं थे 20,000 रुपए अभी, तो उन्होंने कहा कि आई विल पे आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, ठीक। तो इस केस में हर्ष के बिजनेस के लिए ये आर्या जो है ये हो गई डेटर। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग, those person to whom goods have been sold or services rendered
ऑन क्रेडिट। वो लोग जिनको हमने सामान बेचा है या अपनी कुछ सर्विसेज दी हैं, ठीक, प्रोवाइड की हैं, रेंडर की हैं, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव, और उसका पेमेंट अभी तक मिला नहीं है, तो वो जो लोग हैं वो होते हैं डेटर्स। ओके, एंड दे आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये हमारे एसेट्स होते हैं डेटर्स, क्योंकि आने वाले समय में ये हमको पैसे देंगे, ठीक, हमें पैसे देंगे मतलब हमें प्रॉफिट होगा, तो जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट करेंगे तो वो क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अब एसेट है तो ठीक है, अब ये करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है, गेस करिए, एनी गेसेस? यस, दे आर ऑलवेज करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स क्या कहता है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर हमको मिल जाते हैं, उनकी रिसीव, उनकी जो भी अमाउंट है वो हमें रिसीव हो जाती है। तो जैसे कि मिस आर्या 4 महीने के अंदर अंदर इनको लौटा देंगी पैसा, तो ये हो गए इनके करंट एसेट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स इज नोन एज रिसिप्ट्स। अगर आपने अपने एसेट्स बेचे या गुड्स बेचे और उनसे आपको जो भी पैसा मिला, पूरा जितना भी पैसा मिला, वो होते हैं रिसिप्ट्स, ठीक। जितना भी अमाउंट आपको मिल रहा है या मिलने वाला है आपके एसेट्स को बेचकर या आपके गुड्स को बेचकर, उन्हें रिसिप्ट्स कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गुड्स और एसेट्स की बात हुई है, तो आपको बताते हैं कि एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये है एक फर्नीचर स्टोर। ओके, तो फर्नीचर स्टोर क्या करेगा? फर्नीचर स्टोर के लिए गुड्स जो हैं वो फर्नीचर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये फर्नीचर को खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, तो इनके लिए फर्नीचर क्या हो गए, गुड्स हो गए। लेकिन दूसरे बिजनेस में कोई और अगर बिजनेस होगा तो वहां पे जब ऑफिस फर्नीचर होंगे तो वो उनके लिए गुड्स नहीं, उनके लिए एसेट्स माना जाएगा, ठीक है। खैर आगे देखते हैं, ये है, मान लेते हैं मोबाइल स्टोर है, ठीक है, तो अब इनके लिए मोबाइल गुड्स होगा, क्योंकि ये मोबाइल खरीदेंगे और मोबाइल बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, तो ये हो गए इनके लिए गुड्स। अब इन दोनों स्टोर के लिए एसेट्स क्या क्या होंगे? मशीनरी हो सकती है, लैंड हो सकता है, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें एसेट्स हो सकती हैं इन स्टोर्स के लिए। अब ये जो एसेट्स हैं दे आर नॉट फॉर रीसेल। हमने पढ़ा था, जब एसेट्स हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि एसेट्स आर नॉट फॉर रीसेल। हम इसे बेचते नहीं रहते हैं, जैसे हम अपने गुड्स को रीसेल करते रहते हैं, खरीदते हैं फिर बेचते हैं, खरीदते हैं फिर बेचते हैं, लेकिन अपने एसेट्स को हम लंबे समय तक चलाते हैं ना, तो दे आर नॉट फॉर रीसेल। और गुड्स क्या करते हैं, हम रीसेल करते रहते हैं, खरीदते बेचते रहते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं एसेट्स को हमने बेचा, ठीक, बहुत समय के बाद हम लोग बेचते हैं एसेट्स को, मान लो हमने बेच दिया एसेट्स, और उससे हमें जो मनी रिसीव हुआ, ठीक, उससे जो हमें मनी रिसीव हुआ उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। एसेट को बेचने से जो पैसे मिलते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, और गुड्स को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि रिसिप्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जिसको एसेट को बेचकर जो हमें पैसे मिलते हैं, जो अमाउंट रिसीव होती है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग एसेट्स of the business is known as capital receipt। and revenue receipts क्या होते हैं? जो अपने गुड्स को, अपने सामान को बेचकर जो पैसे मिलते हैं हमको, वो होते हैं रेवेन्यू एसेट। मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट्स क्या होता है। चलिए
सो नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? बिजनेस जो खर्चे करता है, जो पैसे खर्च करता है, वो एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को अक्वायर करने में या कोई एसेट्स को अक्वायर करने में, मतलब लेने में, जो भी आपकी अमाउंट कि जो भी खर्च हो रहे हैं या तो आपकी लाइबिलिटी बन रही है, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक, अब एक्सपेंडिचर तीन तरह का होता है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। परचेज ऑफ एसेट्स, वो खर्चे जब हम एसेट्स को खरीदने में लगाते हैं। ठीक है, वो खर्चा जब हम एसेट को खरीदने में जो खर्च करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व, एसेट्स खरीदने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कैपिटल वाले खर्चे। ओके, बेनिफिट इज फॉर मोर देन 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम एक्सपेंस करते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट खरीदने में जो खर्चे करते हैं, उसका हमको 1 साल से ज्यादा का फायदा मिलता है। क्योंकि हम अपनी मशीन को अगर खरीद रहे हैं तो वो बहुत अमाउंट की होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट की, तो ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व हुआ और वो मशीन हमको काफी साल तक बेनिफिट देती रहेगी। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको अपने ओन वर्ड्स में लिखिएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ की पॉइंट्स हमने लिखा दिया है। परचेज ऑफ एसेट्स, क्या जब परचेज करेंगे एसेट और उसमें जो हमारे खर्चे होंगे वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हमारे एक्सपेंडिचर लगेंगे एसेट को खरीदने में, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो नोन एज एक्सपेंसेस। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये किस टाइप का खर्चा होता है? देखिए, एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, ये जो खर्चे होते हैं ना, 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, इसका जो भी बेनिफिट होता है। ठीक, पेमेंट मेड टुवर्ड्स सैलरी, रेंट, वेजेस एटसेट्रा। अगर आपने सैलरी पे किया किसी को, रेंट पे किया आपने बिजनेस रेंट पे, बिजनेस की बिल्डिंग आपकी रेंट की है तो आप रेंट पे करोगे। वेजेस, आपके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं या जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको आप वेजेस दोगे। तो ये सारे क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, आपके बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं। ये डे टू डे वाले एक्सपेंसेस होते हैं। आप अपना गुड्स खरीद के ला रहे हो, गुड्स खरीद के ला रहे हो, एसेट्स नहीं, गुड्स खरीद के ला रहे हो, तो वो हो गए एक्सपेंडिचर। यानी डेली वाले जो होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सिर्फ हम जो एसेट को खरीदने में जो हम खर्चे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बाकी जितने अलग खर्चे हो गए वो हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम बाद में सीखेंगे एट द एंड। नेक्स्ट है इनकम और प्रॉफिट। प्रॉफिट तो सबको पता होता है क्या होता है, ये आपके गेन्स होते हैं, आपके फायदे होते हैं। ठीक, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू अभी हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा था, जब हम अपने गुड्स को बेचते हैं, अपने गुड्स को बेचकर जो हमें पैसे मिलते हैं उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंडिचर जो हम अपने गुड्स को लाने में लगाते हैं, यानी कि जो हम डे टू डे जो हमारे खर्चे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एसेट को खरीदने में जो खर्चे लगते हैं वो एसेट को, वो खर्चों को छोड़कर जितने भी खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और उन्हें हम एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो हमें जितना पैसा मिला और जितना पैसा हमारा खर्च हुआ उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रीपेड। ठीक, प्री मतलब आपने पहले ही पेमेंट कर दी, मतलब इन एडवांस। जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, आप पहले पे करते हो, फिर उसको पूरे नेक्स्ट जितने भी मंथ का होता है, मान लीजिए 3 मंथ्स का होता है, तो आप 3 मंथ्स तक उसके बेनिफिट्स को आप प्रिवेल करते रहते हो। ठीक है,
तो expenses paid in advance is known as prepaid expenses. Prepaid expenses is current assets of business. Prepaid expenses को हम current assets बोलते हैं हमारे business का, ठीक है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल ऑपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस पेड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट। आप पहले बेनिफिट को अवेल कर लेते हो, फिर आप पेमेंट करते हो। जैसे कि पोस्टपेड वाला जो कार्ड होता है, पोस्टपेड सिम कार्ड होते हैं, आप पहले यूज करते हो, फिर लास्ट में आपको बिल दे दिया जाता है, आप उसको पे करते हो, ठीक है। तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, तो आज से वो मान लीजिए काम कर रहा है, 1 महीने तक काम करेगा। तो 1 महीने जब वो काम कर लेगा, आप उसके बेनिफिट्स को उठा लोगे, ठीक है, उसका फायदा उठा लोगे, आप काम करवा करवा कर, फिर लास्ट में जब मंथ कंप्लीट होगा तब आप उसको सैलरी दोगे, ठीक है। तो ये भी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, ये पोस्ट पेमेंट होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज करंट लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसे हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर हम इसको पे ऑफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये थर्ड टाइप ऑफ एसेट है जो अभी तक आपको बोलते आ रहे थे कि आपको लास्ट में समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये है फिक्टिशियस एसेट, जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। These are neither tangible nor intangible। ना तो ये tangible होता है ना तो intangible होता है। एक्चुअली ये एक इमेजिनरी एसेट बोल सकते हैं, ठीक। दे आर लॉसेस नॉट येट टू बी रिटन ऑफ। ये वो लॉसेस होते हैं जिनको अभी हमने राइट ऑफ नहीं किया। आपको अभी इसका मतलब समझ में आएगा जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका आप एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं शाहरुख खान से, ठीक है। तो आपने शाहरुख खान से अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करवा लिया और आपने उनको पे कर दिया ₹5 करोड़, ठीक। तो ये जो खर्चा हुआ आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक। तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक तरीके से क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। क्योंकि जो भी सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एसेट खरीदने में लगते हैं, जो सारे खर्चे जो एसेट खरीदने में लगते हैं, वो क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और बाकी के जो बचे हुए एक्सपेंडिचर हुए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमने अभी पढ़ा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 1 साल के अंदर अंदर हम लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन ये 5 करोड़ रुपए ये तो बहुत ज्यादा है, तो इसको आप 1 साल में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस 5 करोड़ को 5 साल में बांट देंगे। और ये 5 करोड़ हम एक ही साल में फर्स्ट ईयर में ही नहीं खत्म करके, बल्कि पूरे साल एक करोड़ करके इसको हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे, मतलब खत्म करेंगे, ठीक है। और इसको हम कहते हैं डिफर करना। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 5 साल में, ये 5 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक करोड़, मतलब हमने डिफर कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसीलिए इसे हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम अपने बिग अमाउंट को डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो अभी आपको मैंने बोला था कि लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो पहले साल में आपने 1 करोड़ रुपए, जो आप क्या करोगे, इसको खत्म करोगे, धीरे धीरे खत्म करने की बात हो रही है। तो जब पहले ईयर में आप इसको खत्म करोगे, द अमाउंट शोड एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज अमाउंट रिटन ऑफ, ठीक है। आपने ये अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया। अब जो बाकी के बचे हुए 4 करोड़ हैं, ये अमाउंट नॉट रिटन ऑफ है। अभी आपने इसको इस अमाउंट को राइट ऑफ नहीं किया है, और इन लोगों को, इन 4 करोड़ रुपए को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब समझ में आ गया कि फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। देखिए, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स
are neither tangible nor intangible assets. Rather, they are imaginary assets. They are losses not yet to be written off. अभी हमने written off नहीं किया, मतलब कि ये 4 करोड़ जो हमारे फिक्टिशियस एसेट हैं वो अभी भी राइट ऑफ होने को बाकी है। ठीक है, तो बिग अमाउंट का जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसको हम अपने कुछ आगे के सालों में डिवाइड करके उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते जाएंगे। तो जितना अमाउंट बचता जाएगा वो हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है, और जितना अमाउंट हमने राइट ऑफ कर चुका है उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट तो सबको पता है कि एक छूट होती है, जब आप कुछ सामान खरीदते हो उसमें आपको जो रिबेट मिलती है उसे डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट 2 टाइप्स की होती है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आप जाते हैं कपड़ों की शॉप में, ठीक है, तो वहां पे आपने शॉपकीपर से पूछा कि एक शर्ट कितने की है, तो शॉपकीपर बोलेगा एक शर्ट 1000 रुपए की है। तो आप कहेंगे कि तो अगर मैं बल्क में खरीदूंगा, मान लीजिए 100 शर्ट खरीद रहा हूँ, तो मुझे कितने की पड़ेगी? तो शॉपकीपर कैलकुलेशन करके बताएगा कि 100 शर्ट आपको 1 लाख में मिलेगी। ठीक है, तो शॉपकीपर फिर कहेगा कि अगर आप बल्क में खरीदेंगे तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, तो 5% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि 1 लाख का 5% 5000 देने के बाद आपका हो जाएगा 95,000। तो आपको 100 शर्ट 95,000 की पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में, ये जो 5% डिस्काउंट दिया गया है ये क्या है? ये रिबेट है, यानी ट्रेड डिस्काउंट। इसी को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ओके, इट इज अवेल ड्यूरिंग बल्क परचेज। तो ये ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलता है कब? जब हम बल्क में परचेज करते हैं। ठीक है, और इस ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम सीधा सीधा अपने बुक ऑफ अकाउंट में ये लिख देंगे कि हमें वो शर्ट 95,000 की मिली थी। हमें ये 5% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो भी हुआ उससे मतलब नहीं है। हम बस अपना अलग से कैलकुलेशन करके जो भी अमाउंट आएगी 95 आई, तो हम 95 अमाउंट शो कर देंगे कि हमने इतने की शर्ट खरीदी। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब देखते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये आप हैं और ये आपके डेटर्स हैं, डेटर है। ठीक, डेटर कौन होते हैं? जिनको आप सामान बेचते हो और वो बोलता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक, तो मान लीजिए ये डेटर 10,000 रुपए आपको 3 महीने के बाद देने वाला है। ठीक है, तो लेकिन आप एक चालाकी करोगे कि बोलोगे आप उससे कि अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे, प्रॉम्प्ट पेमेंट या अर्ली पेमेंट कर दोगे, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, यानी कि 10,000 देना था, उसमें से 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1,000 रुपए का डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा, तो आपका बनेगा 9,000 रुपए। ठीक, तो ये 9,000 रुपए अगर तब आपको देने पड़ेंगे अगर आप तुरंत पे करोगे। ठीक है, तो ये जो 10% है, 1,000 रुपए, जो 10% आपने डिस्काउंट दिया, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट। अगर आप अर्ली पेमेंट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये कैश डिस्काउंट को हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम लोग को शो करना पड़ेगा कि 10,000 रुपए हमें वो देने वाला था, हमने उसको 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 1,000 रुपए डिस्काउंट दिया, यानी कि अब उसको देना है 9,000 रुपए, और उसने दे दिया है। ठीक है, चलिए, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब हम
बल्क में कुछ खरीदते हैं और इस ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सीधा सीधा जितना अमाउंट का हमें पड़ रहा है वो हम अकाउंट में लिख देंगे। कैश डिस्काउंट वो होता है जब प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है कोई, ठीक है, या अर्ली पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट, 3 महीने के बाद ना करके अगर आप अभी कर देंगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो आज के टॉपिक्स ये थे। हमने आज क्या क्या सीखा? हमने देखा डिस्काउंट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट सीखा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सीखा, प्रीपेड एक्सपेंसेस सीखा, प्रॉफिट्स देखा क्या होता है, एक्सपेंडिचर देखा क्या होता है, और क्या देखा हमने, रिसिप्ट्स क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, और एसेट्स में, गुड्स और एसेट्स में क्या अंतर होता है, डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं। तो ये सब कुछ आपके बेसिक टर्म्स थे अकाउंटिंग में, जो आपको अब इसके यूज टू हो जाना है। एकदम अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स, और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स। और इस लेक्चर के साथ हमारा ये सेकेंड चैप्टर भी खत्म होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।